नमस्कार। आज मेरे साथ कबीर हैं। हम लोग अक्सर चर्चाओं में आते रहते हैं। आज वीगनिज्म से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर कबीर यहाँ पर आए हुए हैं। कबीर ने कहा कि कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल पूछो, लेकिन आप ये जो प्रश्नोत्तर का ये जो पूरा सेशन हो, इसको आप लोग भी देख पाएँ, तो क्यों ना इसको एक पॉडकास्ट के रूप में आपको दिखाया भी जाए। तो कबीर, आपका क्या प्रश्न है? सबसे पहले तो मैं अभिषेक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने चैनल के माध्यम से हमें एकदम अच्छा और सटीक जानकारी वीगनिज़्म के बारे में देते रहते हैं। बाकी अभिषेक भैया, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए कि हमारे अथक प्रयासों से पूरी दुनिया जो है वीगन बन जाती है, प्योर वीगन, तो इसके क्या अच्छे प्रभाव होंगे, क्या बुरे प्रभाव होंगे, ये चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, कई बार लोग ये कहते हैं कि ठीक है आप वीगन बन गए, लेकिन पूरी दुनिया वीगन नहीं बन पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मांस खाते हैं। अगर वो लोग भी, उनके लिए भी अनाज, फल, सब्जी, दालें चाहिए होंगी, तो इतना ज़्यादा उत्पादन कहाँ से हो पाएगा? तो सारे लोग, दुनिया के लोग वीगन नहीं बन सकते हैं, ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। तो असल में जो लोग ये प्रश्न करते हैं, उनको जो पूरे भोजन के उत्पादन का तंत्र है पूरी दुनिया में, पूरे भोजन का उत्पादन कैसे हो रहा है, मांस का उत्पादन कैसे हो रहा है, दूध का कैसे हो रहा है ना, और अनाज का उत्पादन कैसे हो रहा है, उसमें कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में उनको शायद ज्ञान नहीं होता है। इसी वजह से वो प्रश्न ऐसा करते हैं। तो अगर इसको हमें समझना हो, तो हमें देखना होगा कि हम लोग अनाज उगाने के लिए, दालें उगाने के लिए, फल सब्जियां उगाने के लिए खेतों का प्रयोग करते हैं। हाँ। है ना? हाँ। तो क्या जानवरों को रखने के लिए, उनके लिए उनसे मांस लेने के लिए, दूध लेने के लिए, क्या उसके लिए खेतों का प्रयोग नहीं होता है? हाँ, होता होगा, क्योंकि जगह तो उनके लिए भी चाहिए ना। मतलब खाना अगर हमको चाहिए तो खाना तो उनको भी चाहिए, बिल्कुल। है ना? और इवन गाय, भैंस हो गई, सुअर हो गए, ये ऐसे जानवर हमसे भी ज़्यादा खाना खाते हैं। हाँ। तो इनको भी खाना चाहिए, तो इनके खाना उगाने के लिए कोई जगह चाहिए होगी। या तो उनके लिए हम खाना उगाएं, या तो उनके खाना खाने के लिए, अर्थात चरने के लिए, हम कुछ डेडिकेटेड ज़मीनें उनको दें। हाँ। है ना? अर्थात या तो हम खेती करें उनके लिए, या तो उनको चारागाह दें। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर हमें ज़मीन की आवश्यकता होगी। अब धरती पर हम सब लोग जानते हैं कि करीब 71% हिस्सा धरती का समुद्र वाला है। हाँ, है ना? अब वहाँ तो कोई जानवर रहता नहीं है, स्थलीय जानवर। 29% हिस्सा मात्र धरती का जो है वो ज़मीन वाला हिस्सा है। और इस 29% हिस्से का करीब आधा हिस्सा आज हम लोग खेती या पशुपालन में प्रयोग कर रहे हैं। धरती का आधा हिस्सा सिर्फ भोजन के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है। हाँ। और इस जो कृषि योग्य जितनी भूमि का हम प्रयोग कर रहे हैं आज, जो कुल भूमि का 80% है, 50% है, इसका करीब 83% हिस्सा आज प्रयोग हो रहा है जानवरों के लिए चारा दाना उगाने में, या उनके लिए चारागाह के रूप में। अब अनुमान लगाओ कि हमारी जनसंख्या कितनी है धरती पर? हमारी जनसंख्या 7 से 8 बिलियन के बीच में। 8 अरब पार कर चुकी है। हाँ। और जो जानवर मांस के, दूध के लिए, अंडा के लिए हम पैदा कराते हैं, उनकी कितनी तादाद हर साल पैदा कराई जाती होगी? उनकी लगभग, हाँ, हमसे डबल लेके चलते 16 अरब मैक्सिमम। नहीं। तो 70 अरब से ज़्यादा। 70 अरब? हाँ, हमारी जनसंख्या से भी 9 गुना, 10 गुना से ज़्यादा जानवर, ये भी मैं स्थलीय जानवरों की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने मछलियों को इंक्लूड नहीं किया है। इनकी तादाद हर साल बढ़ाई जाती है हम इंसानों के द्वारा। प्राकृतिक तौर पर ये नहीं बढ़ता है। हाँ। हम इंसान इनको जबरन गर्भ धारण करा कर इनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं। फिर अब ये जो 70 अरब से ज़्यादा जानवर हैं, ये हवा पी के तो जिंदा रहते नहीं होंगे, इनको खाना चाहिए होता होगा। तो इनको खाना खिलाने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज का, हरे चारे का उत्पादन, बड़े पैमाने पर चारागाह के रूप में ज़मीनों का प्रयोग, इन जानवरों को रखने के लिए बड़े बड़े फार्म, बाड़े, वो सब कुछ, इसमें बड़े पैमाने पर ज़मीनों का प्रयोग हो रहा है। इस तरीके से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जोसेफ पूरे, तो ये उनकी रिसर्च है, और ये IPCC ने भी ये रिसर्च लिया है कि दुनिया का कुल कृषि भूमि का करीब 83% हिस्सा आज इसी पशु उद्योगों में प्रयोग किया जा रहा है। इस 83% में 42% ज़मीनें चारागाह के रूप में प्रयोग होती हैं, और 41% ज़मीनों का प्रयोग पशुओं के लिए चारा दाना उगाने के लिए किया जाता है। पशुओं के लिए विशेष प्रकार का चारा दाना उगाया जाता है, वो तो ग्रेजिंग करके करते हैं ना। सारे जानवर कहाँ ग्रेजिंग करते हैं? और कितना हमारे पास ग्रेजिंग लैंड है? मैंने बताया कि 42% ज़मीनें वैसे भी ग्रेजिंग के लिए ही रखी गई हैं। पर फिर भी सारी गायें दो तरह का, मतलब अगर हम गायों की बात करें, बकरियों की बात करें, तो दो तरीके से उनको रखा जाता है। एक जो प्रमुख रूप से ग्रेजिंग करते हैं, और एक जिनको प्रमुख रूप से अनाज खिलाया जाता है। तो पश्चिमी देशों पे कई जगहों पर इनको बोलते हैं ना ग्रास फेड काउस, है ना। तो बड़े पैमाने पर उनके लिए चारागाहें ऐसे डेडिकेटेड रखे जाते हैं, जहाँ पर वो दिन भर चराई करती हैं, उनका दूध लिया जाता है, बाद में उनको मार के खा लिया जाता है।
भारत में भी पहले के टाइम में इतना ज़्यादा अनाज उनको नहीं खिलाया जाता था। पहले जब देशी गायें होती थी, है ना, या देशी जानवर थे, जो गायें 1 लीटर 2 लीटर दूध बना रही हैं, तो उनको ज़्यादा खाने की आवश्यकता भी नहीं होती थी। तो उनको रोग, और पहले बहुत सारी ज़मीनें भी थी, इंसानों की जनसंख्या भी कम थी, तो लोग चराने के लिए निकलते थे। आज भी जैसे आदिवासी इलाके में, है ना, बहुत सारी जगह हैं, पॉपुलेशन कम है, तो लोग चराने के लिए निकलते हैं। लेकिन वो गायें, वहाँ पर वही गाय चरने जाती हैं जो 1 लीटर 2 लीटर दूध बनाती हैं। हमने क्या किया, आज जो हमारे पास गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, मुर्गी है, उसको तो उससे ज़बरदस्ती हम ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करा रहे हैं। गाय जो 2-3 लीटर दूध मुश्किल से बनाती दिन में, हम कई गाय का 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर दूध बनवा रहे हैं। ऐसी हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया है, ऐसा हमने उसके जीन में बदलाव किया है ना, फिर आहार बदला, ये सब कुछ हमने किया, तभी उसका दूध का उत्पादन बढ़ा, है ना। तो अगर उन गायों को जो 20 लीटर 30 लीटर दूध बनाने वाली आज हमने बनाई हुई हैं, कृत्रिम नस्लें जो ऐसी बनाई हमने, अगर उनको हम ग्रेजिंग कराएंगे तो ग्रेजिंग से उतना दूध बनेगा ही नहीं। इसलिए आज बड़े पैमाने पर गायों को, आप सुना होगा, पशु आहार खिलाया जाता है, चूनी चोकर खिलाया जाता है ना, आटा खिलाया जाता है, पॉलिश खिलाई जाती है, जो सरसों का बचा हुआ, है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये तमाम चीज़ें आज जानवरों को खिलाना पड़ता है, क्योंकि जब अनाज और ये तमाम चीज़ें ज़्यादा खिलाएंगे तभी ज़्यादा दूध बना पाएगी वो जगह, दूध बनाने के लिए चाहिए ये मटेरियल। तो इसलिए आज बड़े पैमाने पर गायों को ये अनाज और ये सब कुछ खिलाया जा रहा है ना। बाकी उन गायों के लिए भी खेती की जाती है, खाली अनाज खाकर भी गाय जिंदा नहीं रहेगी, उसको हरा चारा भी देना पड़ता है। तो बड़े पैमाने पर चरी, बरसीम, है ना, या बाजरा और या नेपियर ग्रास, ऐसी तमाम घासों का भी उत्पादन किया जाता है खेतों में उन जानवरों को खिलाने के लिए, जो ग्रास फेड नहीं है, जिनको चराने के लिए नहीं ले जाते हैं, जो एक गौशाला के अंदर, एक डेयरी के अंदर या किसी के घर पे रस्सी में बंधी होती हैं, उनके सामने एक बड़ा सा नादा रखा होता है और वहाँ पर उनको खाना दिया जाता है। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर दुनिया भर में आज ज़मीनों का प्रयोग पशुओं के लिए हो रहा है। तो 70 अरब इंसानों को खिलाने के लिए हमारे पास खाना है। 70 अरब जानवर हर साल हम पैदा कराते हैं, उनको ठूस ठूस कर खाना खिलाते हैं और फिर उनको मार देते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि 70 करोड़ इंसान रोज भूखे सोते हैं। तो बताओ, ये 70 करोड़ इंसान भूखे क्यों सोते हैं? क्योंकि हम 70 करोड़ इंसानों का खाना जानवरों को खिला दे रहे हैं। बेशक, और उतना ही नहीं, उनसे कहीं गुना ज़्यादा खाना हम जानवरों को खिला रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई, वो वेलफेड करके रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार धरती का हर आदमी अगर सिर्फ पौध आधारित भोजन करने लगे तो आज इस समय वर्तमान में हम लोग इतना ज़्यादा अनाज उगा रहे हैं पूरी दुनिया में कि पूरे धरती की जनसंख्या 2 साल खाएगी, उसके बाद भी बच जाएगा। इतना हम ऑलरेडी उगा रहे हैं। और अगर धरती का हर व्यक्ति एक अमेरिकी की तरह मांस और डेयरी का कंजम्पशन करने लग जाए तो हमको 4 धरती चाहिए होगी कि इतना ज़्यादा पहले खेती करें, फिर उतना ज़्यादा जानवर पैदा करके उनको खिलाएं, फिर उन जानवरों से मांस और दूध इतना ज़्यादा प्राप्त करें कि सारे इंसानों को खिलाएं, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कक्षा 10 में भी सबको पढ़ाया जाता है, धरती की खाद्य श्रृंखला में, है ना, एक 10% लॉ होता है ना, कि जैसे पौधों को हम क्या बोलते हैं कि हमारे उत्पादक हैं। पौधे, हम भोजन का उत्पादन कर रहे हैं, पौधों से ऊर्जा जब आती है प्राथमिक उपभोक्ताओं में, अर्थात शाकाहारी प्राणियों में, प्लांट बेस्ड डाइट खाने वाले लोगों में, तो वो 10 गुना कम पड़ती है, क्योंकि जो ऊर्जा पौधे प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी ऊर्जा उनके अंदर खुद खर्च हो जाती है उनकी क्रियाओं में, है ना, और फिर 10 गुना कम ऊर्जा पहुंचती है शाकाहारी प्राणियों में। फिर शाकाहारी प्राणी भी उसमें से भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा खुद प्रयोग करते हैं चलने फिरने में, अपने दैनिक जीवन में, कार्यों में। वहाँ से फिर जब ऊर्जा पहुँचती है द्वितीयक उपभोक्ताओं में, अर्थात मांसाहारी जानवरों में या मांस दूध खाने वाले जो पशु उत्पाद खाने वाले जानवर हैं उनमें, तो वो 10 गुना और कम पहुँचती है। मतलब अगर पौधे ने 100 कैलोरी बनाया तो 10 कैलोरी आया प्लांट बेस्ड डाइट खाने वालों में, 1 कैलोरी पहुँचा मांस खाने वालों में, दूध पीने वालों में। तो अब वो लोग अपनी कैलोरी की नीड पूरी करने के लिए उनको क्या होगा कि ज़्यादा एनिमल बेस्ड चीज़ों का प्रयोग किया जाए, है ना, तभी तो अपनी वो कैलोरी की नीड पूरी कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो और कम मिल रहा है। तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा जानवर पैदा करने पड़ेंगे, और फिर ज़्यादा जानवरों को खिलाने के लिए हमें और ज़्यादा पौधे उगाने पड़ेंगे, और ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से आज जितना ज़्यादा हम जानवरों की जनसंख्या बढ़ाते हैं उससे भी 10 गुना ज़्यादा फिर हमें खेती करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सीधे पौध आधारित भोजन करें तो जमीनों का प्रयोग 10% अपने आप कम हो जाएगा। ये सीधा सीधा हाई स्कूल में पढ़ाया जाने वाला 10% लॉ हमको बताता है ना। तो जितना ज़्यादा इस फूड चेन में, जितना हम ट्रॉपिक लेवल में दूर जाएंगे पौधों से,
उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा लैंड का यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी का प्रयोग करना पड़ेगा और ज़्यादा हर तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल फिर हमें करना पड़ेगा, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो अनाज उगाना है या दाल उगाना है, 1 बीघा खेत में मान लो आपने दाल उगाया, तो उसमें कितनी ज़मीन का प्रयोग हुआ? 1 बीघा। सिंचाई कितनी बार किया? दालों में मुश्किल से 1 बार 2 बार सिंचाई होती है ना। तो 1 बीघा ज़मीन का प्रयोग हुआ, 1-2 बार सिंचाई मुश्किल से किया। लेकिन मान लो आपको मांस खाना है या दूध पीना है, तो उसके लिए आपको एक जानवर पैदा करना पड़ेगा, है ना। उस जानवर को कई महीने कई साल आपको खिलाना पड़ेगा। तो उसको लगातार खाना देने के लिए आपको लगातार काफ़ी ज़्यादा ज़मीनों का प्रयोग करते रहना होगा, वहाँ पर सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी का प्रयोग करते रहना होगा। जानवरों के लिए जो हरा चारा उगाते हैं उसमें तो बड़े पैमाने पर सिंचाई करनी पड़ती है, हर हफ्ते सिंचाई करनी पड़ती है। 3 महीने की फसल में अगर हर महीने 4 बार सिंचाई कर रहे हैं तो कुल मिलाकर देखें तो 12 बार सिंचाई कर रहे हैं, जो ग्रीन फॉडर जानवरों के लिए उगाते हैं उसमें। जबकि धान में भी इतनी सिंचाई नहीं होती है, धान भी 2, 3, 4, 5 सिंचाई में हो जाता है, दालें 1-2 बार सिंचाई में हो जाती हैं, गेहूं 1-2 बार सिंचाई में हो जाता है। तो उस तरीके से जब हम ज़्यादा पशु उत्पादों की मांग करते हैं तो उन जानवरों को कई महीने कई साल खिलाने के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो लोग कहते हैं कि भाई अगर सारी दुनिया वीगन बन गई तो सबका पेट नहीं भरेगा, ये एकदम बेबुनियाद बातें हैं। अगर सभी लोग वीगन बन जाएं तो हमें कम ज़मीन की आवश्यकता होगी। मैंने बताया ना, 1 साल में हम लोग इतना ज़्यादा उत्पादन ऑलरेडी कर रहे हैं कि पूरी मानव जाति 2 साल खाए उसके बाद बच जाएगा। तो अगर हम लोग वीगन डाइट पर आ जाएं तो हमें कम ज़मीनों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और फिर बची हुई ज़मीनें जो हैं हम लोग क्या कर पाएंगे, जैसे मैंने बताया कि कुल धरती के कुल कृषि भूमि का 83% हिस्सा आज हम पशु उत्पादों के प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सारे पशुओं की जो जनसंख्या जबरन बढ़ाते हैं 70 अरब, ये ना बढ़ाएं तो क्या उनके लिए खेती करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो 83% ज़मीनें हम उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये करनी पड़ेंगी? नहीं, खाली बच जाएंगी। तो फिर हम लोग ज़्यादा केमिकल डालकर ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए जो लालच में कर रहे हैं आज अपने खेतों में, उसके बजाय ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, मिलेट्स उगाएंगे, बढ़िया, है ना। अपने लिए खूब सारे फलदार बगीचे लगा पाएंगे। उसके बाद भी बड़े पैमाने पर ज़मीनें खाली बच जाएंगी, उनको वापस जंगल बनाकर हम अपने पर्यावरण को वापस लौटा सकते हैं, वन्य जीवों को वापस लौटा सकते हैं, है ना। तो वीगन बनने से ना सिर्फ भुखमरी की समस्या खत्म होगी, कुपोषण की समस्या खत्म होगी, बल्कि जानवरों के ऊपर क्रूरता भी रुकेगी। प्रतिदिन हर 1 मिनट में एक फुटबॉल मैदान का जंगल धरती से काटा जा रहा है ना। क्यों? सब जैसे जैसे आप मांस, दूध, अंडा, मछली की डिमांड बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा जानवर पैदा करने पड़ते हैं। ज़्यादा जानवरों को खिलाने के लिए ज़्यादा चारे की आवश्यकता, ज़्यादा दाने की आवश्यकता, उसके लिए ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं, है ना। चराई के लिए बड़े पैमाने पर जानवर जंगल में जाकर नन्हे पौधों को चरते रहते हैं, उनको बड़ा होकर पेड़ बनने ही नहीं देते हैं। 30 करोड़ से ज़्यादा गाय भैंस भारत में हर साल पैदा कराए जाते हैं। सिर्फ भारत की मैं बात कर रहा हूँ। हर साल 50 करोड़ से ज़्यादा बकरियाँ पैदा कराई जाती हैं हर साल। ये ग्रेजिंग एनिमल है, हर नन्हे उगरे पौधे को चरते रहते हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये जो ग्रेजिंग एनिमल हम पैदा कराते हैं, ये किसी पेड़ को बड़ा नहीं होने देते हैं, तो ये हरियाली नहीं बढ़ने देते हैं। तो अगर हम लोग वीगन बन जाते हैं तो पर्यावरण भी बच जाएगा। तो फिलहाल आपका प्रश्न सिर्फ इतना ही था कि क्या अगर हम वीगन बन गए तो दुनिया के सभी लोगों को खाना मिल पाएगा, है ना। उसके लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं? हाँ। तो सारे लोगों को खाना मिल जाएगा, नंबर 1 बात। दूसरा, पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से रुक जाएगा। जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों का विलुप्तीकरण, जंगलों की कटाई, जंगलों में आग लगने की घटनाएं, बाढ़, सूखा, मानसून में परिवर्तन, सब रुक जाएगा अगर धरती का हर व्यक्ति वीगन बन जाए, है ना। क्योंकि फिर लैंड यूज हमारा जो हम जबरदस्ती ज़्यादा कर रहे हैं वो कम करेंगे, तो धरती संतुलन की तरफ बढ़ेगी, है ना। यही नहीं, हम मछली खाना बंद करेंगे तो नदी तालाब में हम जाल डालना बंद कर देंगे, तो नदी तालाब में जो मछलियाँ हैं, कछुए हैं, डॉल्फिन हैं, घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, वो जानवर वहाँ भी रहेंगे, है ना। वो जानवर उस जलीय जैवतंत्र को साफ रखते हैं, वो जैवतंत्र वहाँ पर रहेगा। तो अगर हम वीगन बनते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। हानि क्या है? मांस खाने को नहीं मिलेगा। हानि क्या है इसकी? जानवरों का गला काटने को नहीं मिलेगा, इससे जो खुशी मिलती है लोगों को वो नहीं मिलेगी, है ना। और हानि क्या है? दूध पीने को नहीं मिलेगा, इससे जो नवजात बच्चे भूखे रहते हैं, है ना, दिन में 2 टाइम बेचारों को जरा सा दूध देकर किनारे कर दिया जाता है, तुम हटो, तुम्हारे मम्मी दूध हम पियेंगे, है ना। माँ के ऊपर जो ममता का शोषण किया जा रहा है गायों के, वो रुक जाएगा, ये हानि हो जाएगी अगर इसे आप हानि मानते हैं। और अगर आप इसे हानि नहीं मानते हैं तमाम चीज़ों को, तो एक भी हानि नहीं होगी, सिर्फ लाभ ही लाभ है, शुद्ध लाभ है। मतलब वीगन मात्र बनने से पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा बदलाव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और ये बदलाव
हम में से प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से आएगा। हम्म, हम ये सोचे कि तुम वीगन बनो फिर हम बनेंगे, है ना, हम्म, या हम वीगन अकेले बन गए तो पूरी दुनिया मतलब बाकी लोग नहीं बन रहे हैं, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि बदलाव की शुरुआत हर व्यक्ति से होती है। पहले हम खुद को बदलें, समय लगेगा अगर, लेकिन अगर हम वीगन बन जाएं और फिर हम एक्टिविज्म करें, हम दूसरों को समझाएं इसके बारे में, तो धीरे धीरे इसका प्रसार होगा। ये बातें जो हम आज कर रहे हैं ये हम दूसरों को भी समझाएं। लोग समझदार है कि नहीं? हाँ, लोग बेवकूफ़ तो है नहीं कि ये बातें नहीं समझेंगे, है ना। इतनी तो समझ है लोगों के भीतर, बस हम शायद उनको समझा नहीं पा रहे हैं, है ना। तो हम उनको समझाएं और हम परिवर्तन लेकर आए, बेशक सारे लोग बनेंगे। इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, धरती पर जलवायु का जैव विविधता आपातकालीन दौर आ गया है ना। पर्यावरण हमारा संकट में, हमारा भविष्य संकट में है, खाने पानी की बड़े लाले पड़ने वाले हैं। तो अब तो जागने का समय है, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। और कोई प्रश्न आपका इससे जुड़ा हुआ? अभिषेक भैया, हमें ये बात तो पता है कि वेगनिज़्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पर हम इस बात को भी नहीं मुकर सकते कि मतलब नॉन वेजिटेरियंस भी उतने ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है ना? बात है। तो एक मेरा क्यूरियस क्वेश्चन था कि मान लीजिए अगर पूरी दुनिया सिर्फ मांस खाने लगती है तो क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ। अगर पूरी दुनिया का हर व्यक्ति एक अमेरिकी की तरह मांस और डेयरी का कंजम्पशन करने लगे, हाँ, तो उतने ज़्यादा इंसानों को इतना ज़्यादा मांस और दूध खिलाने के लिए इतने ज़्यादा जानवर पैदा करने पड़ेंगे कि उन सारे जानवरों का पेट भरने के लिए हमको 4 धरती के बराबर कृषि योग्य भूमि चाहिए होगी। तो 4 धरती तो है नहीं, धरती तो एक ही हाँ, है ना। और वो भी हमने जंगलों को काट कर बाकी ज़मीनों को हमने कृषि योग्य भूमि बनाया है, जिसका असर हमको पर्यावरण की तबाही के रूप में देखने को मिल रहा है। तो अगर धरती का हर व्यक्ति मांसाहारी बन गया तो लोग भूखमरी कुपोषण से मरेंगे, लोग अनाज के संकट के कारण, मतलब खाने के संकट के कारण एक दूसरे को मार के मरेंगे, है ना। गृह युद्ध छिड़ जाएगा दुनिया भर में, है ना। और बचे खुचे जंगल भी हम काट डालेंगे, बचे खुचे जानवर भी हम मार डालेंगे, वन्य जीवों को, और धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम ना सिर्फ खुद मरेंगे, बाकी सारी प्रजातियों को लेकर मरेंगे। तो क्या आपका उत्तर, जो प्रश्न था उसका उत्तर, आप संतुष्ट हैं इस बात से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ और सोच भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ। बिल्कुल, हम क्योंकि ये सबको बहुत सोचना ज़्यादा चाहिए। बड़ी समस्या है मांस खाना, हाँ, और जल्दी से जल्दी लोगों को वीगन बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे, तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में ज़रूर पूछें, है ना। और आपकी अगर ऐसे कोई और प्रश्न है, बड़े प्रश्न हैं, आप बताएं, उसके ऊपर भी हम लोग ऐसी चर्चा आयोजित करके आपको उस चर्चा में शामिल करेंगे इसी तरीके से। और हम सभी मिलकर इस तरीके से चर्चा करके, थोड़ा सा मंथन करके, और फिर इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर अपनी धरती को भी बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं, जानवरों को भी बचा सकते हैं, सबका भला कर सकते हैं। तो आइए वीगन जीवन शैली अपनाएं, सबका भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भैया।